जी, आप लोग कैसे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते हुए आप हमसे जुड़कर बेहतर तैयारी करने की प्रयास कर रहे हो और हम आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे कि हम आपको आरआरबी मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें तो हम एक तीर से तीन शिकार कवर करवा रहे हैं। एक एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल। इसका कांस्टेबल एग्जाम चालू हो चुका है जो चलेगा 2 मार्च से 20 मार्च तक। इस तारीख पीछे में अगर आप एग्जाम है तो आप हमें देखते रहें, फॉलो करते रहें, क्योंकि हम जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं वही प्रश्नों को ध्यान रखते आपको हम मैथ कवर करा रहे हैं, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है, ठीक है। और जीके जीएस का एनालिसिस भी चल रहा है, पर डे जीके जीएस एग्जाम आ रहे हैं, वर्तमान में परीक्षा चल रही है। तो आप जीके जीएस का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेस का नाम रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके वहाँ जाके आप देख सकते हो। और आप अगर पीवाईक्यू क्लास पढ़ना चाहते हो न्यू एडिशन या न्यू अपडेट के अनुसार मैथ जीके जीएस का, तो आपको रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। चलिए, और आपको बता दें हम टॉप प्रश्न कवर करा रहे हैं, तो हम जीके जीएस का हमेशा टॉप 20 प्रश्न लेते हैं और व्याख्या से समझाते हैं। और आप नए हैं तो सुन लीजिएगा, जो पुराने विद्यार्थी उन्हें पता ही है, हमारे चैनल पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी रेलवे भर्ती परीक्षा की। और समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए जीके जीएस काम आएगा, रीजनिंग काम आएगा, मैथ्स काम आएगा। रेलवे की तैयारी तो चल ही रही है, साथ में अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, ये बात ना भूलें। चलिए, वैसे इसका रेलवे की तैयारी चल रही है तो आपको पता होनी चाहिए और लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 20 प्रश्न दिखाएंगे और आप पता चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल में 50 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, वहाँ पर आपको इन प्रश्नों की सहायता बहुत मिलने वाली है। और जीके जीएस का एनालिसिस अवश्य देखिएगा, आपको हम गारंटी देते हैं कि जीके जीएस का एनालिसिस देखकर आप लोग 70-80% प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। विश्वास के साथ पढ़ें, सही और सटीक जानकारी देने का काम हमारा। चलिए, पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, विरासती कस्बे ओरछा, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित, याद रखें। तो ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थल है, और जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश तो आप पता है भारत की हृदय कहे जाने वाली राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। और अगर आपको यहाँ का मुख्यमंत्री पूछा जाए वर्तमान में तो कौन है, डॉक्टर डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है, याद रखिएगा, मोहन यादव जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। इसके पहले कौन थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे, लेकिन ओरछा, अगर आपको बात करें ओरछा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और ओरछा इसलिए यहाँ प्रश्न पूछा है क्योंकि विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन स्थल है आप बता दें, साजिस्तूप, भीमबेटका, है कि नहीं। चलिए, और यूनेस्को का मुख्यालय अगर आप पूछ लेता है तो क्या बोलेंगे, पेरिस। और पूछा जा चुका है, जो पड़ता है आपके फ्रांस देश में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहीं पर इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1945 में हुआ, याद रखेंगे, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न लेके चलते, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की। मतलब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया जाएगा, जिस सरकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार कह रही है। आप देख पा रहे होंगे आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, हर राज्य के प्रश्न आ सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि भाई केंद्रीय भर्ती परीक्षा है कि नहीं। तो 55 लीटर जल उपलब्ध कराने की जो घोषणा है कौन सरकार कर रही है, पानी का अधिकार बनाकर मध्य प्रदेश सरकार। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा, ध्यान रखें। तो आज आपको पता होनी चाहिए, आज क्या है, 8 मार्च है। आपको बता दें 8 मार्च है, और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला आज हर उस स्थान में पहुंच चुकी जहां उन्हें पहुंचना है। और आप देख पा रहे हो कि प्रश्न में कह रहा था 6 बार, याद रखिएगा, 6 बार विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है, वो कौन, मेरी कॉम। इसका उपनाम क्या, सुपर मॉम, इसे सुपर मॉम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसका छापा नाम क्या है, सुपर मॉम। और इसका जो नाम क्या है, मेरी कॉम 6 बार मुक्केबाजी में विश्व चैंपियनशिप
रह। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत सरकार का पहला समाचार पत्र है। कि संस्थापक कौन थे? अपने आप में प्रश्न ये पूछ लेता है, भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। अब पूछ लेगा बंगाल गजट का शुभारंभ कब हुआ? 1780 में। है कि दो प्रश्न ही बन गए। अभी पूछा समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है और इसके संस्थापक कौन है, जो पूछा है, जे रहेगा जेम्स ए हिक्की। तो जे के हिक्की, जेम्स ए हिक्की। ठीक है, याद रखिएगा। हम यहाँ 3 प्रश्न आपको बता चुके हैं। अगर आप बेहतर भविष्य में बनाना चाहते हो, प्रश्नों को समझना चाहते हो किस प्रकार से पूछ रहा है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, बिल्कुल न्यू एडिशन के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में छप रहे हैं। मैथ्स का जाके देखो, रीजनिंग का जाके देखो, वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग रखता है? याद रखिएगा, कहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, है कि नहीं? इसे हम कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं भाई, है कि नहीं? मतलब कोशिका का बाह्य आवरण की बात कर रहा है, जो अंदर रहते हैं ना कोशिका के अंदर, कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो आपके स्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, है कि नहीं, राइबोसोम, इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांगों के बाहर एक आवरण होता है, उसे हम बाह्यतम कहते हैं, बाह्य आवरण कहते हैं, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। समझे? ये आपका साइंस का प्रश्न रहा। इस प्रकार से आपको साइंस के भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है कि नहीं, सब पता है आपको। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या? याद रखिएगा। तो सिंधु का मैदान क्षेत्र अलग हो गया, है कि नहीं, असम क्षेत्र अलग हो गया, कोरोमंडल अलग हो गया, आपका मालाबार क्षेत्र। ठीक है, तो पश्चिमी घाट तरफ कौन सा क्षेत्र स्थित है? मालाबार। और कोरोमंडल तो आपका कहाँ आता है भाई? पूर्व घाट में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? याद रखिएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। ठीक है, इस प्रकार से जो करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का, आपको भी करंट अफेयर लगभग अभी कहते हैं कि विद्यार्थियों को पता चला कि 10 से 12 प्रश्न आपको सीए मतलब करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग करंट अफेयर अगर तगड़ा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हम आपको संपूर्ण प्रश्न दिखाएंगे कि कितने प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे टॉप 20 प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, बहुत शानदार प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा कहलाती है? बीच की सीमा क्या कहलाती है? याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रेड क्लिक रेखा, मैकमोहन रेखा। रेखा कहाँ पर है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन है। ऋण रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, अब ऋण रेखा आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। समझे? चलिए, रेड फ्लैग भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, और ऋण रेखा भारत था पहले आज़ादी के पहले, अब भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। से प्रश्न हमें बता रहा है, निकटवर्ती देशों का भी प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो कर्नाटक का, ध्यान रख विद्यार्थियों, यक्षगान कुनीता जो आपके नृत्य हैं। हमें बात कर्नाटक रंगमंच की बात करा तो कृष्णा कट्टम। याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रसिद्ध रंगमंच का नाम क्या है? कृष्णा कट्टम है। इसमें क्या होता है? 8 दिनों तक नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार से हमें नृत्य, संगीत, उत्सव, मेले सब पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न एक बार आप लोग, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? मतलब कानून के समक्ष समानता, जैसे हम बोलते हैं समता का अधिकार। ध्यान रखें, इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में 2 या 3 चैप्टर में प्रश्न पूछ चुका है। और ध्यान रखें, मैथ्स का पैटर्न वही रहेगा, रीजनिंग का वही रहेगा, बिल्कुल प्रश्नों में डाटाएं चेंज होकर आएगी और कुछ प्रश्न तो रिपीट होंगे बार बार। ध्यान रखें, फिर बोल रहा हूँ आपको मैं, समझे? उसी प्रकार जीके जीएस का प्रश्न भी रिपीट होगा। जो मैं जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहा हूँ वो आपको अगली शिफ्टों में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, ग्रुप डी में काम आएगा। और जो अभी जीके जैसे मैं कवर करा रहा हूँ पीवाई की क्लासेस, ये भी आपको बहुत स्थान देने वाला। जो ये आप प्रश्न देख पा रहे हो ना, इसको भी 2-3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। आप यकीन नहीं है तो यकीन करो और देखिएगा। तो अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता या सबको कानून का समान अधिकार है, उल्लेख हमें आर्टिकल 14 के। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूर्वोत्तर भारत मतलब
पूर्वोत्तर भारत आप जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील, सॉरी खारे, हाँ, अगर आप बोले जाए, यहाँ सुन लीजिए पहले, खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या रहेगी? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। और सबसे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। और विश्व की सबसे बड़ी तटीय झील कौन? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील है, और विश्व की सबसे बड़ी तटीय झील भी चिल्का झील है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मीठी पानी की सबसे बड़ी झील? वो रहेगा लोकटक झील, ठीक है, याद रखिएगा। लोकटक झील मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत में। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार है? ध्यान रखिए, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है कि नहीं? और ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार आपको कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी पूछे तो ईटानगर रहेगा, और यह आपके पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश ना, है कि नहीं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए हैं। अगर हम बात करें, उस वैज्ञानिक का नाम क्या रहेगा? जे थॉमसन। मतलब इलेक्ट्रॉन आप जान पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, है कि नहीं? तो किसी भी तत्व या परमाणु में, आप परमाणु में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेगा, है कि नहीं, प्रोटॉन मिलेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे होते हैं, जे थॉमसन ने बताया। देखिए इस प्रकार से आपको परमाणु सिद्धांतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जी साइंस का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या? हम बता चुके हैं, एक ना एक आपको पूर्ण रूप का प्रश्न अवश्य आएगा। तो इसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। इस प्रकार से आपको नेस्कॉम का पूर्ण रूप पता होना चाहिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो याद रखिए कंपनी का नाम है। तो दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन, आप पता होगा मलेरिया होता है, एक बीमारी है, और मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है, किसने किया है? ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, GSK, याद रखिएगा, विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, 1866 में भारतीय समस्याओं के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के लिए संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन किसने किया था? हाँ, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। याद रखिए, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था 1866 में। बहुत शानदार प्रश्न है, सनी पूछ लेगा, किसने किया पूछ लेगा, कहाँ पर किया पूछ लेगा, और क्या किया है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न को कई भर्ती परीक्षाओं पूछा जा चुका है। प्रश्न देख पा रहा हूँ अगला, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ कह रहा है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझे, समस्त देख रेख या जो समस्त खाते होते हैं इनके नियंत्रण में होता है, जिसे हम बोलते हैं कैग, CAG, ठीक है। तो कैग याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। इस प्रकार से मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक पुस्तक का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछेगा। इस बार भी कांस्टेबल प्रश्न पूछ रहा है, और पिछले प्रश्नों के माध्यम से भी हम समझ आ रहा है जो पैटर्न फॉलो कर रहा है बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है पिछले सालों के एग्जाम के अनुसार, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदला है, वही पैटर्न आपको बदल के आपको हम दिखा रहे हैं, समझे। तो कालिदास
एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते, इनकी पुस्तक का नाम, एक नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतला में एक नाटक है जिस पर क्या हुआ, शकुंतला का पुत्र कौन है? भरत। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछता भाई। देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, विवरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो आ जाए राजस्थान। राजस्थान राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, है कि नहीं? गुलाबी नगर। तो राजस्थान सरकार ने 2019 में निर्णय लिया कि ई सिगरेट उत्पादन हो, चाहे विवरण हो, चाहे विज्ञापन हो, सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहा हूँ, साइंस का प्रश्न पूछा है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? आप पता हो, श्वसन लेना हो तो ऑक्सीजन लगेगा, दहन करना हो ऑक्सीजन लगेगा। जैसे आपको पता है दहन मतलब होता है जलना। जब आप क्या करते हो, कोई मोमबत्ती जल रही होती है, अगर उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, कोई खाली बोतल रख दीजिएगा, जब तक अंदर O2 रहेगा तब तक वो जलेगा, वरना बुझ जाएगा। मतलब क्या बता रहा है, दहन के लिए O2 चाहिए, श्वसन के लिए O2 चाहिए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए? O2 चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए मतलब चाहिए। कार्बन संख्या सी होता, ऑक्सीजन का O होता, हाइड्रोजन का H होता, हीलियम का H ही होगा, है कि नहीं? हाइड्रोजन H, हीलियम He, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, जिनके संकेत याद रखिएगा, संकेत बननी चाहिए। अभी हम जस्ट आपको बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के जस्ट बाद आपको ग्रुप डी के लिए साइंस अलग से पढ़ाएंगे, वहां पर आपको सभी भर्ती परीक्षाओं के साइंस का मजा। इस प्रकार से हमने शायद आपको टॉप 20 प्रश्न दिखा चुके हैं। अब हम उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, नोट डाउन करोगे और रिवाइज करोगे। आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, और प्रश्नों को देखकर आपको उनके पैटर्न समझना है कि किस प्रकार से किस अध्याय का प्रश्न आया, कोशिका का प्रश्न आया है कि नहीं, गैसों का प्रश्न आया है, क्या खेल का प्रश्न आया है, कि वादंत का प्रश्न आया है, नृत्य का प्रश्न आया। जी चीज़ सीखना है और प्रश्नों को आज तो करना पड़ेगा, बिना आज का थोड़ी कोई काम बनेगा। तो मैथ्स भी कवर करें मेरे विद्यार्थी, रीजनिंग भी कवर करें और जी के जैसे भी कवर करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ तीनों पोर्शन को बढ़िया ईमानदारी से सही सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आप एग्जाम में बहुत नहीं बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा और मिलता रहेगा। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपने हमें देखा, आप हमें देख रहे हो, अच्छी बात है। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे सही व ऑथेंटिक जानकारी देने का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें और कमेंट अवश्य कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है और किस प्रकार से बदलाव चाहते हैं और क्या चाहते हो, किस प्रकार वीडियो चाहते हो, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। हम प्रयास करेंगे आपके अनुसार वीडियो देने का, लेकिन हम अपने अनुसार वीडियो देंगे क्योंकि हम सबके लिए एक सा काम करेंगे, समझे? चलिए, फिर भी आप लोग अपनी इच्छा से कुछ बातें बोल सकते हो, किस प्रकार की वीडियो चाहिए। हम प्रयास करेंगे आपको पढ़ाने, लिखाने, समझाने का। हमारा मकसद है आपको पढ़ाना, लिखाना, शिक्षा। वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको क्या करना है, शिक्षा को पीना है, हम आपको पिला रहे हैं। पढ़िए, लिखिए, बढ़िए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आलतू फालतू काम पे ध्यान नहीं देना है। हमें हर संभव प्रयास करना है कि जो डाटा हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखें, पढ़ें, नोटबुक में नोट डाउन करें और रिवाइज करें। फिर देखिए आपके पास भंडार हो जाएगा ज्ञान का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।